नमस्ते। आज हम आए हैं सेक्टर 45 नोएडा में स्थित डॉक्टर अंशु शर्मा जी के क्लिनिक पे। मैम को 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आइए मैम के ही मुंह से जानते हैं कि उनके पेशेंट्स किस किस स्पेशलिटीज़ के पास उनको सीख करते हैं। नमस्कार। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर अंशी शर्मा है और मैं आनंद क्लिनिक सेक्टर 45 में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास हर तरीके का पेशेंट है। पीसीओडी से लेकर इनफर्टिलिटी, डाइजेस्टिव इशू, जॉइंट्स पेन, स्किन प्रॉब्लम, बच्चे, बड़े, बूढ़े हर तरीके का मैं पेशेंट को ट्रीट करती हूँ और सक्सेसफुली यहाँ से ट्रीट होते हैं और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन जूनियर डॉक्टर एज वेल, एंड हमारी ऑडियंस जो पेशेंट भी कभी आपके आ सकते हैं आपके पास। तो अगर मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँ आपकी जर्नी को, जो 17 साल आपने बिताए हैं इस प्राइवेट प्रैक्टिस में, इसके साथ साथ आपने आपकी एजुकेशन, आपको बीएमएस करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में हम ब्रीफ लेना चाहें। मेरा बीएमएस 2007 में ही मैंने पास आउट कर लिया था। बीएमएस एक जैसे होता है ना कि नीट में लोग एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती तो फिर बीएमएस की तरफ जाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे को शुरू से ही आयुर्वेद के प्रति रुझान था क्योंकि मेरे घर में आयुर्वेद काफ़ी पॉपुलर था। तो मैं आयुर्वेद की ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मैंने आयुर्वेद में जॉइन किया, स्टडी करी। लेकिन उसके बाद मैं जॉब में आई और मैंने काफ़ी साल 10 साल लगभग मैंने लगातार अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने एमडी और पीएचडी किया, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से मैंने एमडी और पीएचडी किया था। तो उसके साथ-साथ फिर मेरा अब जो टोटल एक्सपीरियंस होता है वो 17 इयर्स का होता है। ये मेरी जर्नी है जिसमें मैंने प्रैक्टिशनर के साथ-साथ एक स्टूडेंट लाइफ भी दोबारा से जी और एक मैंने अब मैं जो है एक टीचर की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू सो मच मैम, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग थी और एज अ जूनियर भी मैं इस चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह मानूंगी कि आपने शुरुआत ही वहाँ से की जहाँ पे हमने इस एजुकेशन को, आयुर्वेद को सेकंड ऑप्शन ना मान के फर्स्ट ऑप्शन बनाया और इसको चूज़ करके आगे बढ़े और आज हम उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। मैम आपके हिसाब से आजकल आयुर्वेद की इतना महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और क्यों और बढ़ना चाहिए? आयुर्वेद का महत्व ना देखिए, आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि कोविड में ना दवाइयाँ जो है काम ही नहीं कर रही थी। वायरस था, कोई भी मेडिसिन बनी ही नहीं थी वायरस के लिए। फिर लोग जागे, आयुर्वेद के प्रति गए, काढ़े और जो दवाइयाँ उनको मेडिसिन, औषधियाँ, जड़ी बूटी दी गई। तो वहाँ से नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आयुर्वेद में लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जड़ से बीमारी को ठीक करता है। लोग जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास, दवाइयाँ लेते हैं, जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं। उसके बाद जहाँ दवाइयाँ बंद की, जैसे सोरियासिस का केस हुआ, स्किन की प्रॉब्लम हुई, इवन पीसीओडी भी मैंने देखा है कि वो 3 मंथ तक हार्मोनल पिल्स खिलाते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होता है तो नॉर्मल आता है, फिर से पीसीओडी बन जाता है या फिर वो ठीक ही नहीं होता है। तो लोग आयुर्वेद के पास इसीलिए ही आ रहे हैं कि आयुर्वेद जो है जड़ से बीमारी को पकड़ता है कि कहाँ कारण है, कि उसका जो है किस लेवल पे है, क्योंकि आजकल जितनी भी सारी डिसीज है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जो है वो इन्फेक्शन या कोई ऐसा हार्मोन ऐसा नहीं है, बॉडी के अंदर से ही बहुत सारे ऐसा जो है लोग दिनचर्या ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी जो बनती है वो हमारे रहन सहन से ही बनता है। जो हमारे अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, अच्छा जो है एक बॉडी बिल्ड हो रही है, वो हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से हो रहा है। लोग सो नहीं रहे हैं टाइम से, है ना? जो रात में देर तक जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इससे हमारी हार्मोन की साइकिल खराब हो जाती है, फिर हमें पीसीओडी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी से इनफर्टिलिटी भी हो रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं। तो लोग क्या है कि इसीलिए आ रहे हैं कि जो हमारा एक तो दिनचर्या, डॉक्टर जो है टाइम देगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर टाइम देते हैं, लोगों के अंदर है, ठीक है, टाइम देगा, वो पूरे एक दिनचर्या आपको लाइफ, अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है वो बताएगा आपको। उसके बाद जो औषधि दी जाएगी वो जड़ से बीमारी को, कि कहाँ बीमारी है, यदि उसका स्टमक से वो बीमारी रिलेटेड है तो वहां से वो ठीक करेगी, ब्रेन से रिलेटेड है तो ब्रेन से ठीक करेगी, कोई और बॉडी के पोर्शन से तो वहां पर दवाई पहुंच के पूरी बॉडी को ठीक करती है आयुर्वेद। इसलिए लोग, दूसरा एक ये कारण है कि लोग जो है आयुर्वेद एलोपैथी में थोड़ा-सा उनको साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रही हूँ कि किसी पैथी के लिए, लेकिन वहाँ साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। जैसे कि पेन किलर लिया तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए, या कोई हार्मोन की टैबलेट ली तो पिंपल्स हो गए, या मूड स्विंग्स हो गया। तो लोग इससे बचने के लिए भी आयुर्वेद के पास आ रहे हैं कि भई हमें जो दवाई मिलेगी वो थोड़ा-सा ऐसा नेचुरल मिलेगा कि जो हमें बॉडी में दूसरी चीज़ें ना क्रिएट करे। देखो,
मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हट के रूट कॉज पे काम करना यही आयुर्वेद है। मैम अब आगे बढ़ के अगर आपके स्पेशलिटीज़ पे बात करें जो कि डाइजेस्टिव इश्यूज, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस इंक्लूडिंग, इसके अलावा आप थायराइड पे भी काम कीजिए। बताया डॉक्टर। तो मैम मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे आपने बताया सभी रोगों का कारण मंद अग्नि ही होती है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज की अगर बात करें तो आजकल जो सबसे कॉमन कंडीशन है जो आपको अपने सभी पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो क्या है? इधर इट कुड बी एसिडिटी और ब्लोटिंग और एनीथिंग, बट एक ऐसी कॉमन चीज क्या है जो आपको हर पेशेंट में देखने को? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, चाहे उसको भूख अच्छे से लग रही है तो भी कॉन्स्टिपेशन है, भूख कम लग रही है तो भी कॉन्स्टिपेशन है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आप जानना चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पेशेंट सबसे पहले है कि खाने का रूटीन सही नहीं है। ठीक है, सारी जो है बीमारियां हमारी जैसे आयुर्वेद में भी बोला रोग सर्वपे मंदाग्नि, मंदाग्नि से होता है। तो मंदाग्नि के पीछे भी जो बताया है ना कि अभोजन, अति भोजन, अध्यशन और अजीर्ण, ये चार ही जो है जो हमारी डाइजेस्टिव इशू करते हैं और सारी बीमारियां करते हैं। या तो पेशेंट खाना नहीं खा रहा है टाइम से, अभोजन में रह रहा है, पूरा पूरा दिन अपने वर्कआउट पे है और कुछ भी नहीं ले रहा, या लिया तो एक समोसा ले लिया या जंक फूड ले लिया। ठीक है, दूसरा है अति भोजन, खाया तो ओवर ईटिंग ज्यादा कर ली। ठीक है, और तीसरा है अध्यशन, अभी खाया, अभी अच्छे से खाना खा लिया, बाहर निकले, कुछ मिल गया, किसी ने कुछ पार्टी दे दी, वो खा लिया तो अध्यशन में आ गया। अजीर्ण, पहले का खाना नहीं पचा, दोबारा खाना खा लिया तो अजीर्ण अशन हो गया। इस सब से क्या होता है कि हमारी जो है जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं अग्नि, वो सब दुष्ट हो जाता है। तो पेशेंट को क्या होता है कि फिर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, आदमान, ऐसी बीमारियां होती हैं। देखिए, ये जो खाना बनता है ना, एक अच्छे से जब डाइजेस्ट हो, जीर्ण आहार के लक्षण बताएंगे कि उद्गार शुद्धि होती है, अच्छे से डकार आएगी, मलमूत्र का विसर्जन ठीक होगा। यदि ये दोनों पॉइंट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आहार ढंग से पाचित नहीं हो रहा है, तो दुष्ट रस बन रहा है। जब वो दुष्ट रस बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो बीमारी क्रिएट करेगा ना, चाहे वो स्किन पे आएगा तो पिंपल्स करेगा। ठीक है, उधर जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जाएगा तो पीसीओडी ऐसी बीमारी करेगा। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन में जाएगा तो अनिद्रा भी करेगा। देखा है ना, नींद नहीं आएगी पेशेंट को, ब्लोटिंग रहेगा तो ऐसा नहीं है खा लेते पा लेते जो जमने से पहले बाल पक रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारा दुष्ट भोजन और ये सब जीर्ण और मंदाग्नि से ही है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज जो है सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं है कि वो सिर्फ एसिडिटी कर रहा है या कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, वो हमको इवन थायराइड भी कर रहा है, हार्मोन भी इम्बैलेंस कर रहा है। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हाइपोथायराइड का जो एक कारण है मंदाग्नि भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैम ने बताया सर्वे रोगों ऑफ मंदाग्नि, तो सच बात है बिल्कुल। और इसके अलावा मैम आपने एक चीज़ मेंशन करी स्किन डिसऑर्डर्स की, तो स्किन डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है जिससे कि आपको अपने पेशेंट्स में पर्सनली ट्रीटमेंट के बाद रिलीफ और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जैसे स्किन का हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट आता है पिंपल्स के लिए, तो वो चाहेगा कि एक ऑइंटमेंट दे दें। ठीक है, तो पिंपल्स का मार्क नहीं रहेगा, वो रहेगा इन्फेक्शन, सोचेगा कि इन्फेक्ट कीटाणु हो गया तो एंटीबायोटिक ले लेगा, एंटीबायोटिक क्यों ऑइंटमेंट दे दिया। लेकिन आयुर्वेद थोड़ा सा अलग हटके भी करता है। एक तो वो बताएगा कि आपको अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है। ठीक है, वो सारी टिप्स बताएगा, टाइम से सोइए, पानी पीजिए अच्छे से, फ्रूट्स खाइए, ये चीज़ें, एसिडिक जो भोजन है इनसे दूर रहिए, जंक फूड मत खाइए, ये सारा लाइफस्टाइल हो गया। फिर उसके बाद जो मेडिसिन देंगी वो टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगी, शरीर की शुद्धि करेंगी। थोड़ा सा पंचकर्मा का प्रोसीजर का टच दे दिया उसको, विरेचन ये दिया हमने, नित्य विरेचन, थोड़ा माइल्ड शोधन दे दिया उसको, तो उसके जो है सारे जो है दोष हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, एक स्किन हेल्दी बनेगी। तो इससे भी आयुर्वेद के प्रति लोग स्किन के लिए स्पेशली आ रहे हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं तो स्किन जो है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहती है। यदि वो कुछ अपने आप ही फिर से दोबारा नित्य आहार विहार में आता है तो वो तो बीमारी करेगा ही, लेकिन जो अभी हमने ठीक करा वो दोबारा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आपने कहा कि आम दोष को बाहर निकालना और त्रिदोष को बैलेंस करना, दिस इज द की टू अ बेटर ट्रीटमेंट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है मैम, तो बात करते हैं मैम अगर जॉइंट पेन की, जो कि आजकल 20s 30s 40s में तो खैर शुरू ही हो जाता है, लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है कि वो अर्ली 20s या मिड 20s में भी बैक एक, सर्वाइकल या फिर नी जॉइंट पेन भी इवन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है लाइफस्टाइल से हट के? अगर हम आबो हवा की बात करें कि आजकल, मतलब बेसिकली हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो वो
कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इन चीज़ों में कैसे अपना योगदान दे रहा है, जिससे आजकल सभी युवा वर्ग के लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे सर्वाइकल पेन, बैक एक और नी जॉइंट पेन। तो इसका रीज़न क्या है मैम? देखिए, सर्वाइकल पेन और बैकएक यंग एज में होगा तो वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड होगा। वो बहुत समय तक एक ही जगह पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है और अपना उसमें अपने मोशन में नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे बैठा है और झुक के कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो है वो डिफ़ॉर्मिटी तो आएगी ना, मसल स्पाज़्म होगा। ज़रूरी नहीं है उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेज़ आएँ, ठीक है? लेकिन मस्कुलर स्पाज़्म होके तो उसे पेन हो सकता है ना, सर्वाइकल पेन हो जाएगा, तो मसल जो है स्टिफ़ हो जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब बॉडी की मूवमेंट वायु है, वायु को चलायमान रखना है, एक ही जगह पे बैठे हैं, फिक्स हो गए, स्टिफ हो जाती है बॉडी। तो और उस समय वो या तो बहुत ज्यादा बैठे बैठे खा रहा है तो आमरस बनता जा रहा है, तो वो फिर डिपॉजिट हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, वो बहुत देर भूखा रह रहा है। तो देखिए, दर्द जो है आयुर्वेद ने बताया दो वजह से होता है। एक तो या तो ये है कि जो है धातुष है, मतलब कुछ भी उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी धातु अच्छे से बन नहीं पा रही है बॉडी में, या तो अस्थि धातु नहीं बन रही है जिसमें हम डेफिशिएंसी ले सकते हैं बहुत सारी। तो अस्थि अस्थि जो है अच्छे से नहीं बन रही, विटामिन डी नहीं जा रहा शरीर में, कैल्शियम नहीं जा रहा है, या फिर जो है आम रस की वजह से, यानी जो है अच्छे से नहीं पचा, दुष्ट रस जो है बॉडी में जा रहा है, ठीक है? तो इस वजह से आजकल ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा है। पेन के कंडीशंस बहुत ज़्यादा कॉमन। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चरक ने बताया है ना कि मतलब इन सभी कारणों से, जो मैंने अब अभोजन बताया, अतिभोजन बताया, इन्हीं से ही अग्नि-दुष्टि होती, मानसिक कारणों से भी होती है। यदि हम जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उस पे भी हम सोच रहे हैं, नींद नहीं ज पूरी ले रहे हैं, अनिद्रा में हो रहे हैं, निद्रा विपर्य भी बताया है, दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं। निद्रा विपर्य कर रहे हैं, खाना खाने के बाद सो रहे हैं। तो इस सब से क्या होता है कि हमारी फिर से अग्नि दुष्ट हो जाती है। तो मानसिक हेतु भी आजकल यंग जनरेशन में बहुत है, कंपटीशन, वर्कलोड ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। हमें उससे कंपनी ने टारगेट दे दिया कि वो कंपनी तो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, इतना आपको अपनी कंपनी को भी अच्छे से ग्रो करना है, इतना टारगेट करना है। दिन-रात लगे हुए हैं, तो बॉडी फिर सफ़र करती है। ठीक है? तो जॉइंट्स पेन, ये सर्वाइकल पेन, ये सब शुरू हो जाता है। और आजकल यही नहीं, अर्ली डिजनरेशन भी शुरू हो रहा है। मतलब जो डिजनरेशन पहले 50 में देखने को मिलता था कि हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें ओस्टियोफाइट्स आ रहे हैं और डिस्क रिड्यूस आ रहा है, डिजनरेटिव चेंजेस जो मिलते हैं वो आजकल 30 में ही मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी अच्छा मटेरियल नहीं बना रही है, चाहे वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स ले लो, पॉल्यूशंस का भी इफेक्ट आ रहा है, जीन्स में भी म्यूटेशंस हो रही हैं। ऑटोइम्यून डिसीज क्यों आ रही है आजकल? आम बात है, ऑटोइम्यून डिसीज है, रिमेटोड अर्थराइटिस, जिनका कोई कारण ही अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें भी म्यूटेशन हो जाती है। तो ये सब कारण है, ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग फैक्टर ऐसा एनवायरनमेंट में भी चल रहा है कि जो ये सब कॉज कर रहा है। जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत हमेशा ऐसा कहता है, जैसे हम रह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो शरीर हमारा बनता है। बिल्कुल, हाँ। मैम अभी एक रैपिड फायर सेशन करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको एक वर्ड में आंसर देना है उसका। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं अगर एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको जस्ट एक वर्ड में उसका आंसर देना है, उसके अलावा कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो अगर मैम अब रैपिड फायर पे आ जाते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन होगा मैम आपसे कि मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या नाइट रूटीन? मॉर्निंग रूटीन। चाय या हर्बल काढ़ा? हर्बल काढ़ा। होम रेमेडीज या मेडिसिन? होम रेमेडीज। होम रेमेडीज। योगा या वॉकिंग? योगा। वन फूड टू अवॉइड फॉर गुड डाइजेशन? जंक फूड। बट वन पर्टिकुलर जंक फूड? जंक फूड में ओके। वन हैबिट फॉर हेल्दी स्किन? ड्रिंक योर वाटर। ड्रिंक योर वाटर, दैट्स नाइस। आयुर्वेदा मिथ है या मिराकल? मिराकल। वन वर्ड फॉर हेल्दी लाइफ? होलसम डाइट। That was nice. That was quick as well. ठीक है मैम, thank you so much. Thank you so much for watching this amazing session with Dr. साहब, and thank you so much मैम हमें होस्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस जान के, और होपफुली ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। बहुत अच्छा लगा कि आपके थ्रू मैं ऑडियंस को मैं बता पा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता है।